जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये BSSC इंटर स्तरीय का रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 20 है, जो कि इस बुक का ये लास्ट सेट है। इसके बाद ये बुक समाप्त हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों के दोनों बुक समाप्त किए जाएंगे। इसके बाद मैं जो है वो आपको मार्केट से नया बुक लेकर के आऊँगा, जो कि एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 होगा। उम्मीद है कि संभवतः मतलब मंडे से आपका सेट रेगुलर शुरू हो जाएगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस बंद नहीं होगा। कल से आपका रेगुलर साइंस का सेट शुरू रहेगा। तो आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं वीडियो जो भी अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से और वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से क्या कहता है कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति में से संबंधित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये मुख्यतः जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। इस क्षेत्र का जो इस वन के मुख्य जो क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सह्याद्री, जिसको आप पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, नोट करिएगा। सह्याद्री क्षेत्र में ये मिलेंगे, शिलांग पठार में मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के एरिया में ये जो है वन मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष की हम बात कर ले तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं दोस्तों? तो नोट करिएगा महोगनी। उसमें कौन कौन से हैं? तो महोगनी हैं, आबनूस हैं, जारूल हैं, बांस हैं, बेत, सिनकोना, रबड़ आदि। ये सब सारे के सारे जो है वन इसी क्षेत्र में मिलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किस देश की मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजरबैजान के बाकू में। अच्छा, ये कोप का मतलब होता क्या है? तो कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये तो 2024 का संपन्न हुआ, 2023 में जो होता है दोस्तों, यानी COP28 का जो आयोजन हुआ, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, वो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। अच्छा, सबसे पहले ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले ये सम्मेलन जो हुआ था तो जर्मनी के बर्लिन में 1995 ईस्वी में ये हुआ था, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में डैश यानी किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? VVI क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद दोनों को जो है गांधी शांति अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, जबकि डॉक्टर साइमा वाजिद क्या है? डॉक्टर साइमा वाजिद जो है वो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इन्हें नामित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न की दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं कौन कौन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। अच्छा, बता दें आपको कि दक्षिण पूर्व एशिया में ही जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल भी स्थित है। कौन सा? तो गोल्डन ट्रायंगल। आपको कई बार सवाल में पूछता है और पूछेगा कि इसमें कौन शामिल नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सा देश शामिल है, पहले ये देख लीजिए। तो शामिल है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड और सिंगापुर को सम्मिलित रूप से एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देख लीजिए। 5वां प्रश्न है कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उप विभाग में आता है? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कंबोडिया किस में आता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। अच्छा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी है नहोम पे। कहाँ? नहोम पे। ठीक है, आपको कंबोडिया से ध्यान में आएगा अंकोर वाट का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड के, ठीक है, जेनेवा में ये स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। यही वजह है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये तो
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो गया। लेकिन भारत में भी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत जो है एक सदस्य संगठन है और सदस्य देश है, और इसकी जो भारतीय मुख्यालय है वो कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली में है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 194 देशों की कुल संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 7 नंबर कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि बिहार में जो विश्व शांति स्तूप का जो स्थित है वो है राजगीर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 राजगीर में स्थित है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला तो रखी गई थी 1969 में, जबकि ये वर्तमान जो बन करके तैयार कब हुआ? तो ये बन करके तैयार हुआ 1978 में। लेकिन अभी जो विश्व शांति का वर्तमान स्वरूप है वो कब का है? तो 1993 ईस्वी का है ये। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये बनाया किसके प्रयास से है? तो इस स्तूप का जो निर्माण था वो जापान के फूजी गुरुजी, कौन? फूजी गुरुजी, ध्यान में रखेंगे, फूजी गुरुजी के प्रयास से इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, विश्व शांति स्तूप का जो डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन तैयार किया था उपेंद्र महारथी ने। किसने? उपेंद्र महारथी ने। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी क्वेश्चन अगर दागा तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दाग पाएगा और आप गलती नहीं कर पाके आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया गया है? तो 8 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, जिवला योजना के तहत ये किया गया है। अगला प्रश्न है कि लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड, क्या है? लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो VVI क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको आप BIS भी कहते हैं। आपको साथ ही साथ इन्होंने ही जो है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड की शुरुआत की है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम एक है पहल, ठीक है? ये किसने शुरुआत की? तो इन्होंने जो है इसने ही शुरुआत की थी, ध्यान में रखेंगे। जबकि आयुर्वेद चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ाने के लिए अग्नि पहल की शुरुआत किया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, गीतिका कौल। प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई है? आंसर लगाइए 11 का ऑप्शन नंबर 1, 64 सीटों पर जो है जीत करके उन्होंने सरकार बनाई है। और यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो रेवंत, नोट करिएगा, रेवंत रेड्डी, ठीक है? रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी है लुआंडा, ऑप्शन नंबर 1। मुद्रा की बात कर ले तो यहाँ का मुद्रा जो है वो क्या है? कवांजा यहाँ का मुद्रा है। जबकि जाम्बिया जो है, जाम्बिया का राजधानी क्या है? लुसाका, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर तो नहीं है। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन जाम्बिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लुसाका। वहीं पर कांगो की राजधानी है किंशासा। और हम मोनरोविया की बात कर ले तो मोनरोविया जो है वो लाइबेरिया की राजधानी है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड के जो संबंध है वो दोस्तों किससे रहा है? गोल्फ से रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? VVI क्वेश्चन कई बार उस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्य शोधक समाज किस जो संस्था थी वो ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी। कैसा था? तो ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि इनका एक फेमस पुस्तक था जिसका नाम क्या था? तो गुलामगिरी। क्या था? गुलामगिरी, जो तो आप जानते ही हैं। एक और पुस्तक का नाम नोट करिएगा, किसान का कोड़ा। क्या है? किसान का कोड़ा इन्होंने ही लिखा था। किसने? ज्योतिबा फूले ने। साथ ही साथ 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर ले, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बात आ रहा है, नजर आ रहा है, तो आप जान ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे में 1924 ईस्वी में जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वहीं पर महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना
की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो 15 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, दांते को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। बता दें कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, जहां की दांते का जन्म हुआ था। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा, जो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। कौन सा? डिवाइन कॉमेडी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, निवेश की कमी, ये सब सारी की सारी समस्याएं जो है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भारतीय राजकोषीय मतलब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं से जुड़ी हुई है। प्रश्न है कि रजमनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा जो है फारसी अनुवाद है वो महाभारत की। महाभारत की रचयिता कौन है दोस्तों? तो वेद व्यास जो है इसकी रचयिता है। प्राचीन में इसका नाम जो था वो जय संहिता था। हालांकि इसका जो फारसी अनुवाद रजमनामा के रूप में करवाया वो कौन कौन करवाया? तो बदायूनी, नोट करिएगा कौन कौन? तो बदायूनी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। नकीब खां और शेख सुल्तान आदि ने जो है दोनों मिलकर के इन्होंने किया था। वहीं पंचतंत्र की बात कर ले तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। जबकि रामायण की जो बात कर ले तो रामायण के महर्षि वाल्मीकि जो है राइटर हैं, यानी लिखे हुए थे इन्होंने। और कथा सरित सागर के जो लेखक है कौन है? तो सोमदेव के द्वारा ये लिखा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है? तो आंसर लगाइएगा 33 का ऑप्शन नंबर 2, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। बता दें कि धन निकासी सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया था। इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट, क्या है? अनिष्टों का अनिष्ट धन निकासी को बताने वाला व्यक्ति जो है वो दादा भाई नौरोजी ही थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि शाहनामा, क्या शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, फिरदौसी। अच्छा, अकबरनामा और आईने अकबर, ये दोनों के दोनों जो है किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। जबकि किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो कौन है? अल बरूनी ने। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, 1943 ईस्वी में। यानी जुलाई 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कैप्टन जो थे वो कौन थे? तो मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। आजाद हिंद फौज प्रेरणादायक एवं संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे, इसके ध्यान में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप कॉपी उठाइए और लिख लीजिए। जो आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक मुकदमा चलाया गया था, कब? नवंबर 1945 ईस्वी में। कब? नवंबर 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसका नाम तो प्रारंभ में था लाल किला मुकदमा, जिसके हम दिल्ली मुकदमा के भी नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। यही मैं बताने वाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न कि रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर लगाइएगा 36 का ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना में ये स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण की अगर हम बात कर ले तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव ने करवाया था। किसने? गणपति देव ने करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि पंडित निखिल बनर्जी जो है वो डैश के प्रतिपादकों में से एक थे। तो सही आंसर लगाएंगे, ये सितार बजाते थे, ऑप्शन नंबर 2। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? सही आंसर हो जाएगा सरोद से। प्रश्न कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है दोस्तों? तो आंसर लगाइएगा, जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि कंचनजंगा पर्वत जो है शिखर से जेमू ग्लेशियर संबंध है, ध्यान में रखेंगे। साथ एक चीज़ और बता दें कि जेमू ग्लेशियर जो है हिमालय के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई कुल बात कर ले तो कुल लंबाई कितनी है? 2600 किलोमीटर। 26 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर
40 नंबर प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। यानी रामोसी विद्रोह कहां हुआ था, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी महाराष्ट्र में। इस संघर्ष को नेतृत्व किसने किया था, तो इस संघर्ष को नेतृत्व किया था चित्तर सिंह, नोट करिएगा कौन, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये तो रामोसी विद्रोह के बारे में बताया। कुछ और विद्रोह जान लीजिए, जैसे कोल विद्रोह, इसका नेतृत्व कहां से हुआ था, तो छोटा नागपुर में ये हुआ था। रंपा विद्रोह कहां था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। जबकि अहोम विद्रोह कहां था, तो असम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2023 में एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज किया जाता है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, अल्ट प्लस एंटर आप यूज करेंगे तो आपको एक नई लाइन प्रविष्ट हो जाएगी, यानी इंसर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मी सहगल। इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि लक्ष्मी सहगल जो थी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी हुई थी। ये किस रेजिमेंट से थी, तो ये झांसी रेजिमेंट की कमांडेंट थी, ध्यान में रखेंगे, तो कमांडर थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। प्रश्न है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, किससे जुड़ा है, यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो सही आंसर लगाएंगे महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये करो और मरो का भी नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में ही दिया गया था, और यह नारा भी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में ही दिया गया था 1942 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, प्रश्न अगर पूछ दे आपसे कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी नहीं, मैं पूरे जो है होश हवास में बता रहा हूँ, अब आप निगेटिव कमेंट ना कर देंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो का नारा जो है वो यूसुफ मेहर ने दिया था, इसको नोट कर लीजिएगा, किसने, यूसुफ मेहर ने। जबकि करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में यानी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ से दिया हुआ है, उसका कालानुक्रम सजाइए। तो आइए सजा देते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 ईस्वी में। दांडी मार्च हुआ 1930 ईस्वी में। जब आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो आपको निकल कर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 44 का 1। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीय का काल निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, 1916 से 22 का जो काल है। अच्छा, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग की चर्चा हुई है, तो इसका गठन हुआ था 30 दिसंबर, नोट करिए, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में जो है बांग्लादेश के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ये किया गया था मुस्लिम लीग का गठन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लेंगे ध्यान से। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी और गर्मा कृषि से संबंधित है, तो ये सब सारे के सारे जो है वो धान के किस्म है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब किया गया था, ये 2009 तो आंसर लगाएंगे नहीं, ये अधिनियम था, लेकिन इसे लागू किया गया था 2010 ईस्वी में। यानी कब 2010 ईस्वी में, तो अप्रैल 2010 ईस्वी में, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को यह लागू किया गया था। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 के दौरान लागू किया गया था। वहीं पर प्रथम शिक्षा नीति कब लाई गई थी, तो प्रथम शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में, जबकि नई शिक्षा नीति आया 1986 ईस्वी में, और अभी जो लास्ट में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया वो 2020 ईस्वी में आया। किस कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। तो के कस्तूरी रंगन कौन है, कस्तूरी रंगन के समिति के सिफारिश पर अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया 2020 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की कानून के द्वारा स्थापित
प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 जापान के संविधान से लिया गया है, जबकि भारत में कानून का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी की जो मान्यता निर्वाचन है वो मान्यता जो है वो कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और अभी वर्तमान में टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं 2020 के अनुसार। कौन कौन, जरा एक बार देख लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी और 2 ठो आप और देख लीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 64 का? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अंग्रेज की पत्नी क्या है? औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरानी क्या है? राबिया उद दुरानी की कब्रगाह यानी बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का? ऑप्शन नंबर 4 ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था, जैसा कि आपका क्वेश्चन में जिक्र किया हुआ है। इसे दक्कनी ताज या बीबी के मकबरा के भी नाम से जाना जाता है। इसको नोट करिएगा, दक्कनी ताज। कल के डेट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 कावेरी नदी का बेसिन आंध्र प्रदेश राज्य तक नहीं जाता है। बता दें आपको कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है वो कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और जिसे दक्षिण भारत का गंगा के भी नाम से जानते हैं। ध्यान में रखेंगे कावेरी नदी पर ही भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात बनती है, जिसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होने का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। और अनुच्छेद 20 की हम बात कर लें तो इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी है ताइपे, जबकि यहाँ पर बोली जाने वाली इसकी राजकीय भाषा जो है वो कौन सी है दोस्तों? तो मंदारिन। ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान की एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो 69 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न, किस राज्य में पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो बता दें कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसमें मिजोरम का जिक्र किया गया, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1। मैंने बताया नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये 3 राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71 प्रश्न है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो जरा स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। क्या कहता है? कहता है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत लागत ना हो सके इसकी निगरानी भी करती है। सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है राशन कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। अंत्योदय कार्ड, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित सही है। तो अंत्योदय कार्ड जो संबंध है वो क्या है? तो आप देख लीजिएगा। अंत्योदय कार्ड क्या कहता है कि निर्धनों में भी निर्धन जो होगा उसको हम अंत्योदय कार्ड देंगे। तो इसके ये तो स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। इसके बाद APL, ये
निर्धनता रेखा से नीचे नहीं, बल्कि जिसका फुल फॉर्म एपीएल का होता क्या है, एपीएल का होता है एबव पॉवर्टी लाइन, यानी निर्धनता रेखा से ऊपर। एक होता है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। ये दोनों के दोनों गलत है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 केवल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYB, ठीक है, यानी HYB का मतलब क्या होता है, हाई यील्ड जो है सीड्स, ठीक है, हाई यील्ड सीड्स, बीजों की प्रौद्योगिकी विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ है, तो VBI क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हरित क्रांति लाया कब किया गया था, तो 1966 के दौरान, 1966 ईस्वी में। और इसका आपसे सही आंसर क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर, 1966 से 67 के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हरित क्रांति का द्वितीय चरण है 1970 के दशक में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान आधारित है किस पर, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 NSSU के परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। 91 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि सर्वपरिसरता की नीति किसने दी थी, तो सर्वपरिसरता की नीति दी थी ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसके हम शासनकाल की बात कर ले तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो शासनकाल थी 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक रहा था। हेस्टिंग्स के ही समय में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1800, जो कि 1814 से लेकर के 1816 के बीच में चला। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ठीक है। साथ ही साथ मार्च 1816 ईस्वी में, कब, मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज और गोरखों के बीच सुगौली के संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 ईस्वी में का जो है टेनेसी एक्ट, क्या है, 1822 का टेनेसी एक्ट एवं काश्तकारी अधिनियम भी लागू किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कि नाम दोरलिंग दिया हुआ है, हालांकि इसका नाम डार्लिंग होना चाहिए, जो कि जैसा आपको पढ़ने को मिला होगा। तो नाम दोरलिंग मठ भारत की किस राज्य में स्थित है, तो आपको मैं बता देता हूं सारे मठ का नाम, आप इसको कॉपी उठाइए और लिख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, सिक्किम में कौन सा है, तो सिक्किम में जो है वो रूमटेक मठ है। वहीं आंध्र प्रदेश में कौन सा है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कोई मठ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर है तसुंग लांगखांग मठ। कौन सा, तसुंग लांगखांग मठ यहाँ पर है। तवांग मठ कहाँ है, तो तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश। थिक से मठ लद्दाख, हेमिस मठ जो है वो लद्दाख, और एक है माइंड रोलिंग, क्या है, माइंड रोलिंग, वो है उत्तराखंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है कि वार्दोक्षम, क्या है, वार्दोक्षम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। प्रश्न है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह किसने कहा था, VBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। ये मैंने इसलिए बोला कि अभी जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इस व्यू से, इस तरह से राजनीति से संबंधित अगर स्टेटमेंट दे तो ये क्वेश्चन छप सकता है। तो आंसर लगाइएगा 95 का ऑप्शन नंबर 2, ये अरस्तु ने कहा था। इनके गुरु के नाम क्या था, तो इनका गुरु का नाम था प्लेटो। ध्यान में रखेंगे, अरस्तु प्रथम यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, हालांकि इसमें एक और गैस को इंक्लूड कर दिया, नाम है ओगानेसन। इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन आप क्लोरीन जानते हैं कि ये नोबेल यानी अक्रिय गैस नहीं है। तो आप आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3। और ध्यान में रखेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे दे एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाए कि हम क्लोरीन लगाएं कि ओगानेसन लगाएं, तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो आप 100% जानते हैं आप वही लगाइए, बाकी दूसरा ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए कि वो क्या दे दिया है। अगर ऑप्शन गलत है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स दे करके आएगा, अगर ऑप्शन सही है तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। प्रश्न कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं, आप क्या कीजिए कि सब में 273 केल्विन आप ऐड कर दीजिए, आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है। 98 नंबर प्रश्न कहता है कि मत्स्य वर्ग यानी पाइसेज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा
उनकी एक विशेषता नहीं है। तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। सही कथन डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में सबसे अधिक होता है। ध्यान में रखिएगा। तो आपको एक बीच और भी बता दें जी से संबंधित कि पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, जबकि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। साथ ही साथ पृथ्वी के कोणीय वेग का मान अगर 17 गुना कर दिया जाए, यानी कोणीय वेग को 17 गुना कर दिया जाए, तब क्या होगा, ऐसे स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का भी मान जीरो हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है कि एक वायुयान की गति सामान्यतः किससे संगत होती है। तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, 100 डेसिबल के लगभग बराबर होती है। प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो आप वाष्पोत्सर्जन ही लगाएंगे, इसमें वाष्पन आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप आंसर लगाइएगा वाष्पन। अगर वाष्पन नहीं होता तब तो हम मजबूरी में वाष्पोत्सर्जन लगा देते। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाष्पन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑक्सीजन 65% के साथ, ध्यान में रखिएगा। वहीं पर कार्बन की जो मात्रा है वो कितना है, 18%, ध्यान में रखेंगे। नाइट्रोजन 3.3% और कैल्शियम की बात कर ले तो 1.5%। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा हुआ टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंकर से भरा जल क्या होगा। तो टैंकर से जो भरा जल होगा दोस्तों वो आगे की ओर गति करेगा। प्रश्न है कि रक्त जो है वो एक किस प्रकार का उत्तक का एक प्रकार है। तो आंसर लगाइएगा 104 का ऑप्शन नंबर 3, रक्त जो है वो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4, ध्यान में रखेंगे। यह हल्का क्षारीय भी होता है और इसमें 55% जो होता है प्लाज्मा और 45% जो होता है वो रक्त कणिकाओं का यानी आरबीसी मिला होता है। ध्यान में रखेंगे आरबीसी जो होता है आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। अगर सिर्फ आपसे नाइट्रोजन पूछ देता तो आप N लगा करके चले जाते, लेकिन नाइट्रोजन गैस की बात कर दिया है तो आप N2 लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 121 नंबर प्रश्न है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 केल्विन के। प्रश्न है कि एक लड़का r दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर के कैसे, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वाधर तल पर ऊपर चलेगा। प्रश्न है कि पावर अल्कोहल और डैश एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, यानी जो है पावर अल्कोहल किसका किसका मिश्रण है। तो पावर अल्कोहल जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। आप ध्यान में रखेंगे 100% शुद्ध अल्कोहल को हम परिशुद्ध अल्कोहल भी कहते हैं। साथ ही साथ जो है आप एथिल अल्कोहल का नाम यानी 95.5% नोट करिएगा, 95.5% एथिल अल्कोहल। इसका रासायनिक सूत्र मैं लिख देता हूँ, C2H5OH और प्लस में 4.5 H2 यानी जल को प्रशोधित करके जो को प्रशोधित अल्कोहल यानी रेक्टिफाइड अल्कोहल हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 अवसादी चट्टान में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्यूनेरिया। स्पाइगोरा और प्लेनेरिया में होता है क्या। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर 4 पुनर्जनन। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का। ठीक है, 1820 में, कब 1820 में ऑस्टेड ने यह पता लगाया था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो बारे में जिक्र किया गया था वो किसने किया था, तो ऑस्टेड ने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि अस्थि के आधार
द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो आपको बता दें कि अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा 62%, जबकि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी है दोस्तों? तो 38% है। बता दें कि अस्थि जो है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ये कठोर, अप्रत्यास्थ तथा दृढ़ भी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129, कहता है कि इस्पात को कठोरकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता पड़ती है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उम्मीद है कि इसका आंसर मैग्नीज नहीं बल्कि क्रोमियम होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस सत्य या असत्य के रूप में जो है पहचान कीजिए। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 130 का ऑप्शन नंबर 4 एक सत्य है जबकि 2 असत्य, यानी एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है, ये सही है। और किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस में एंड उपयोग किया जाता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न कि प्रकाश की प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है कि डैश यानी कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है, यानी कौन सा कुकीज? तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड पार्टी कुकीज। प्रश्न कि पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान क्या था, का नाम क्या है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, PSLV C1। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट, नोट करिएगा, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक और है GSLV। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 134 और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, इस सेट का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि थैनेटोलॉजी, क्या है? थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो थैनेटोलॉजी विज्ञान में जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। यहीं पर रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 समाप्त होता है। अगर मार्केट में जैसे ही वॉल्यूम 3 लॉन्च करेगा, हम स्टार्ट कर देंगे, तब के लिए हम वॉल्यूम 2 एडुटेरिया का शुरू कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।